साइमल्टेनियसली जो है ना, जैसे अब से है तो आप 2-2 घंटे दे दें पर डे, तो फॉर शॉर्ट निकल जाएगा, ठीक है ना, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। तो कोशिश करेंगे जो एक आध पेपर रह गया है वो इस दौरान वो भी निकल जाए, ताकि आप बिल्कुल इसमें जब फ्री माइंड हो जाता है ना तो आपकी परफॉर्मेंस डिफरेंट हो जाती है। जब आप डोल ड्रम में बैठे हुए होते हैं तो वो भी अफेक्टेड होता है और ये भी अफेक्टेड होता है। तो कोशिश करें कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट ना हो। अच्छा, आपके सेक्शन का नाम जो है B1 ऑटम। मैं एक मिनट, मैं पिछला जो हमने किया था उसको पहले रिकॉर्ड कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। और जो पिछला उसमें नहीं था वो भी इसकी रिकॉर्डिंग कर ले। फ्लैश टेक्सटाइल, पहले तो मैंने कहा था कि हम पहली पेज पे बैलेंस शीट बनाएंगे। इसका हमने, अच्छा इसका नोट नहीं बनाया हमारा।
कैपिटल को हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल जहां से पहली हेडिंग आएगी कैपिटल एंड रिजर्व्स, फिर सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल, दैट वी डिस्कस ऑथराइज कैपिटल। अच्छा, ये जो थे हमारे पास ऑथराइज कैपिटल वो है 40 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इसकी जो अमाउंट आ गई थी 4 लाख, राउंड अप टू थाउजेंड्स। फिर इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, वो हमारे पास थे शेयर कैपिटल। इसकी सीक्वेंस भी यही रहेगी, शेयर कैपिटल सबसे पहले वॉज ₹3 लाख, देन वी हैव शेयर प्रीमियम, ₹30,000, then surplus on revaluation, of fixed assets। इसको हमने इनर कॉलम में लिखा था क्योंकि इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है। फिर इसके बाद जनरल रिजर्व, एंड अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। इसको फिलहाल हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है, इसका फिर मैं डिटेल आपको समझाऊंगा एक लाइन छोड़ के। और फिर इसके बाद नॉन करंट एसेट्स, तकरीबन 1 2 3 लाइनें छोड़ के या 4 लाइनें छोड़ के करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। And we have already calculated the sales, इसका नोट बना लिया था, नोट 1 424 400। यहां तक जो है, थैंक यू, हमने किया था। यहाँ पे भी ले लें जिसके पास नहीं है, और यहाँ पे यहाँ से पीछे करेंगे, 5-6 दफा रिपीट हो जाएगी। और अभी जब मैं ये करूंगा ना एडजस्टमेंट, तो फिर दोबारा डिस्कस हो जाएगा। ओके, अभी आता है 1 मिनट के अंदर। इसके बाद जो हमने चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नोट नंबर 2। क्या मैंने आपसे कहा था कि जो स्टूडेंट पिछली क्लास में नहीं भी थे वो सुन लें कि इसमें इस एरिया के अंदर कोई फर्क नहीं है। सिर्फ करना ये होगा कि हम कोई भी चीज कर रहे होंगे उसका डिटेल जो है हम नोट्स के अंदर दिखा रहे होंगे, दैट इज द ओनली चेंज। बाकी सारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100% वैसे ही बनेगा जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। तो हमने सिर्फ ये किया कि यहाँ पे नोट में चले गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक, हाउ मच इज द ओपनिंग स्टॉक। तो अगर आप देखें तो ये दिया हुआ है नंबर 19 पे 48,000,
देन परचेजेस, परचेजेस इज 152,000, अपने ट्रायल बैलेंस से देखिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद वेजेस ₹72,000। प्रोडक्शन ओवरहेड कहां जाएगा? इसी में आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा था आईए के अंदर, तो उसमें क्या था, 3 कंपोनेंट, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है ना। तो देयरफॉर प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही ऐड होगा। तो प्रोडक्शन जिस नाम से भी लिखा हो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, इज ₹61,000। अब जो है मैं यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, इसके बाद आ जाएगा आपके पास यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस 44,000 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस 31,000 दिया हुआ है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता था उसके बारे में वो अक्सर कहता था कि डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड टू एडमिन एक्सपेंसेस 60%, सेलिंग एक्सपेंसेस में 40%। तो यहाँ पे भी जो है अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ें तो लिखा हुआ ये है कि डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज एलोकेटेड। अब यहाँ पे जो एलोकेशन करवा रहा है वो 3 जगह पे करा रहा है। कहाँ कहाँ पढ़े? प्रोडक्शन में भी करवा रहा है और सेलिंग में भी करा रहा है, और सेलिंग और एडमिन और प्रोडक्शन के अंदर, तीनों के अंदर। तो इसका मतलब है कि जब तक मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर लूंगा, यहाँ एलोकेट नहीं करूंगा, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्लीट नहीं हो सकता। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ रोकूंगा, कुछ लाइनें छोड़ के फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइनें छोड़ के नोट नंबर 3, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि मुझे जो भी करना होगा मैं वर्किंग नोट्स के अंदर करूंगा और फिर इसकी फाइनल फिगर जो उठा के यहाँ पे ले लूंगा। तो इसके लिए मैंने इसका, तो व्हाई आई एम मेकिंग दिस नोट हियर, क्योंकि मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी चार्ज हो रहा है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, हाउ मच इज द कॉस्ट? तो नंबर 11 पे दिया हुआ है और 445,000। तो कॉस्ट इज 445,000। एडजस्टमेंट नंबर लास्ट वो जरा पढ़े, उसमें एक छोटी सी करेक्शन करनी पड़ेगी। लिखिएगा, मशीन कॉस्टिंग ₹80,000, हैविंग बुक वैल्यू ₹45,000 वाज रीवैल्यूड एट, बीच में इंसर्ट करें, रीवैल्यूड एट ₹55,000, was revalued at 55,000। just उसमें लास्ट एडजस्टमेंट में मशीन कॉस्टिंग ₹80,000, हैविंग बुक वैल्यू ₹45,000 was revalued at 55,000 on 1 जुलाई। देखिए, मैंने आपको आईए में मेरे ख्याल से 50 दफा कहा होगा कि डेट्स आर इंपॉर्टेंट, और डेट्स को मैंने क्या कहा था, आंख बंद करके निकल जाना, नहीं ना, ऐसा नहीं कहा था। क्या कहा था? अंडरलाइन करना और अंडरलाइन करके आगे निकल जाना। अच्छा, ये भी नहीं कहा था। तो कुछ कहा था ऐसा कि उसको गौर से देखें, उसको अप्लाई करें और ईयर एंड से मैच करें। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, ईयर एंड से मैच करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, जो पिछला उसमें नहीं थे उसमें सिर्फ ये पोर्शन जो है मैं अगला सवाल कराऊंगा तो मैं दोबारा कर बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल अपने जहन में ये बिल्कुल 100% जो है हमने आईए में किया था वो, ये सिर्फ इसमें कंटेंट्स जो है कुछ नए आए होंगे, तो अपना कॉन्फिडेंस के साथ करें। जब पिछला उसमें नहीं था तो मेरे समझ में नहीं आएगा, ये सबके लिए इक्वली ही है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए
तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कंपनी डिसाइड कर ले कि उसको रिवैल्यू करना है तो हमने उसको रिवैल्यू करना होता है। अच्छा, हम पीस मिल में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। और मैंने कहा था अभी भी नहीं करेंगे, हम थर्ड क्लास में, आज से थर्ड क्लास में जाके रिवैल्यूएशन की प्रॉपर जितनी भी एंट्रीज हैं जो मुझे फाइनल अकाउंट्स के लिए जरूरी है वो मैं बताऊंगा। तो अगर हर चीज अगर आज ही बता दूंगा तो आपको वो डाइल्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप। तो अब पढ़ें क्या कहता है दोबारा। 80,000 रुपए की कॉस्ट, इसकी बुक वैल्यू कितनी थी 45,000, वाज रीवैल्यूड एट 50। अब उसको कंपेयर किससे करेंगे, बुक वैल्यू से या कॉस्ट से? ऑब्वियसली बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो 45,000 रुपए की एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई है 55,000। तो क्या करें, इसकी वैल्यू को बढ़ाना होगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, हाँ इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स इज डेबिटेड एंड सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन इज क्रिएटेड। तो एसेट्स को मैं बढ़ा दूं किसकी वजह से, सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन, कितना 10,000। कितनी हो गई इसकी वैल्यू 455,000। अच्छा, ये रीवैल्यू कब हुआ है, साल के शुरू में। तो अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो इसके ऊपर भी पूरे साल का होगा, इसके ऊपर भी पूरे साल का होगा, ठीक है। तो आप देखें क्या लिखा हुआ है नंबर 1 में, सॉरी नंबर 3 में, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ, कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम क्या करेंगे, ऑन कॉस्ट कर लेंगे। तो देयरफॉर हम क्या करें, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग कितना पड़ा हुआ है, ओपनिंग जो पड़ा हुआ है आपके पास 135,500 फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। अच्छा, अगर इसकी डेट आखिरी होती 30 जून, तो फिर डेप्रिसिएशन किस अमाउंट के ऊपर होता, सिर्फ 445 के ऊपर, क्योंकि ये रीवैल्यू कब हो रहा है, साल के शुरू में। तो साल के शुरू में आप किया रीवैल्यू हो गया, तो अब डेप्रिसिएशन पूरी अमाउंट के ऊपर चार्ज होगा। जब भी रीवैल्यू होगा तो डेप्रिसिएशन किस अमाउंट के ऊपर होगा, पुरानी वैल्यू के ऊपर या रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर, रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर। तो अब डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज हो रहा है, इसके ऊपर चार्ज हो रहा है, कितने %, एंट्री बिल्कुल वही होगी नॉर्मल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज क्रेडिट 45,500। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेसिक एंट्री क्या समझानी थी कि अगर रीवैल्यूएशन हो जाए तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो एसेट्स डेबिट, सरप्लस इज क्रेडिट, एसेट्स डेबिट हो गया, सरप्लस को क्या करें, क्रेडिट करें। सरप्लस ऑलरेडी कितना था 25,000, क्या करें इसमें 10,000 ऐड कर दें, कितना हो गया 35। तो इसकी डबल एंट्री हो गई, एसेट्स डेबिट सरप्लस इज क्रेडिट, इसमें ऐड हो गई, ठीक है ना, ये यहां पे आ गया। नाउ डेप्रिसिएशन कितना आया 45,500, कितना हो गया टोटल 135 प्लस 45.5 इज इक्वल टू 180,500। ये 181 होगी, टू 275 कहां जाएगा ये 275, यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते थे, ये सारी चीजें पहले इसके फेस पे दिखाते थे ना, अब हमने क्या किया, यहाँ नोट्स में दिखाया और फिर यहाँ से फिगर उठा के यहाँ लेके चले गए। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ सोल ट्रेडर एंड लिमिटेड कंपनी। अब हम क्या करें, यहाँ पे हेडिंग दे देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, $274,000। क्या करें, यहाँ पे नोट का रेफरेंस दे दें, कौन सा, नोट नंबर 3, 274,000।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अगर रिवैल्यूएशन जो है अगर साल के आखिरी में होता तो इसका मतलब है कि आपके पास ये तो अभी ऐड हुआ है ना, तो फिर आप डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करते हैं? 445 के ऊपर। अब क्योंकि ये रिवैल्यूएशन कब हो चुका है? साल के शुरू में, तो आपकी जो कॉस्ट है पूरे साल वो कितनी रही? 445। तो डेट्स को पढ़ना जरूरी है। अच्छा, और अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3 हिस्सों में। तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज कर दे? कितना डेप्रिसिएशन है टोटल इस साल का? 45,500। प्रोडक्शन में कितना चार्ज करना है? 60। तो 60% ऑफ दिस अमाउंट, 45,500 का 60% इज इक्वल टू 27,300। बाकी कहां चार्ज करना है? एडमिन में और सेलिंग में। एडमिन में कितना चार्ज करना है? 25% इज इक्वल टू 11,375। सेलिंग में कितना चार्ज करना है? 15 इज इक्वल टू 6825। सही है जी। इसमें अगर किसी को कोई चीज पूछना है तो पूछें। कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर कभी आए, अमल तो है नहीं, अगर आए तो हमें टाइम भी तो बचाना है। तो जब ये प्रॉपर सवाल आता था तो उस वक्त भी वेन एवर देवर गिविंग दी सॉल्यूशन तो इस तरीके से कर देते थे। तो मैं जितने ज्यादा नोट बनाऊंगा तो उतना ज्यादा जो है वो आपका सवाल जो है वो लेंथी होता चले जाएगा। तो जहां काम चल सकता है वहां ब्रैकेट में प्लस माइनस करके। हाँ हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि आप लोगों ने माजी साहब से पूछा किसी ने? मैंने कहा था कि वो कोई भी एक प्रिंटेड अकाउंट जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो वो जो है आपके पास, तो आप उसमें देखोगे ना, तो 2 पेज के ऊपर, एक पेज पे बैलेंस शीट होगी, एक पेज पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, और आगे 15 पेज के ऊपर जो ना वो नोट्स होंगे। तो सारी डिटेल अगर हम इसके फेस पे दे देंगे तो फिर वो बात बनेगी। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने? 5। तो आखिरी कंपोनेंट कौन सा है? वो इसका पार्ट ही होता है जी। और कोई क्लियर है? मतलब ये नहीं है कि पहले सवाल से आप पीएचडी कर लोगे तो कल को आप फिर मुझे लिफ्ट नहीं कराओगे। तो होगा क्या है कि ग्रेजुअली जो है हम इसको देख रहे होंगे और इसको इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर लेंगे जी। तो डेप्रिसिएशन हो गया, और बाकी चीज मेरे ख्याल से इसमें कोई और नहीं है। तो नाउ वी कैन कंप्लीट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना लें? अब मसला यार देखो, जो 51,000 कह रहा है ना, तो फिर तो यार मेरी आईए की पूरी मेहनत जो है वो जाया। मैंने क्या कहा था, एंड तक पढ़ा करें एडजस्टमेंट को। तो एंड तक पढ़ो। अगर एंड तक नहीं पढ़ोगे तो नॉलेज होने के बावजूद भी जो है वो गड़बड़ कर जाओगे। क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 51,000 का। तो क्या 51 दिखाना है? नहीं। इसके अंदर एक स्टॉक कितने का है? 6,000 रुपए का है, और एनआरवी उसकी कितनी है? 5,200। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनआरवी पे लेके आना होगा तो 800 से कम करना पड़ेगा। तो 800 से इसको माइनस करें तो कितना आ गया? 50,200। और क्लोजिंग स्टॉक फॉरन हम यहां पे ले लें, कितना था? 51,000। 800 यहां से माइनस किया तो डबल इंपैक्ट हो गया आपके पास, वहां पे भी और यहाँ पे भी 800 का। तो ये आ गया 50,200। तो therefore your cost of goods sold is $360, $300, 310, 100। क्या है ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पे आ गया,
सही है। इसके बाद एक्सपेंसेस मैंने लिख तो लिया है, अब देखें इसकी एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं लेता हूं एडजस्टमेंट नंबर 6 को। एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या कहता है? बैड डेट्स, बिल्कुल नॉर्मल एडजस्टमेंट है। बैड डेट्स कितना है? तो यहां पे मैं, अब यहां पे भी मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूं। डेटर्स की फिगर है मेरे पास, डेटर्स की फिगर है 44,000। 5% ऑफ दिस इक्वल टू 2,200। हाँ, इसको यहीं पे ब्रैकेट में होता है। असल में अगर आप 5% भी अगर कैलकुलेटर से निकालते हो और ऐसी राउंडेड ऑफ फिगर पे, तो फिर आप एग्जाम में कैसे काम करोगे? ठीक है ना, कुछ तो अपने ऊपर ट्रस्ट करें ना। 5,000, ये सॉरी 5% कैसे निकलना चाहिए मैनुअली? एक अंगूठा, एक अंगूठा लगाओगे तो कितने परसेंट आ जाएगा? 10% है या नहीं है? अगर जब एक जीरो हटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 10%। ठीक है ना, तो कितना आ गया? 4,400। और अगर 5% है तो कितना होगा? 2,200। अब इसके लिए भी ना टका टक ना, तो ये कैलकुलेटर कहीं कहीं तो अवॉइड करो ना। अगर 10,000 रुपए उसका 5% निकालना है तो 500 रुपए आएगा ना। तो जहां थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं वहां क्या कर, आस्ते आस्ते कोशिश करें कि चीजों को 41,800। अब सवाल यहाँ पे ये हमने क्या था ना, बैडेज एक्सप्रेस को कहाँ दें? मैं कहा था कि ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एडमिन में भी आ सकता है, सेलिंग में भी आ सकता है, और अदर एक्सप्रेस में भी क्लासिफाई हो सकता है। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, कहीं पे भी आप शो करना चाहें तो हम अपनी क्लास में इसको, हमने उसको एडमिन में ले रहा है तो हम भी इसको एडमिन में ले लेंगे। पर्सनली मुझे जो पसंद है वो सेलिंग में है, लेकिन पर्सनल विशेष को आप हटा दें, जो एग्जामिनर के विषय उसको आप रखें। नहीं मतलब वो अपने हिसाब से यार इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे है। एनी एक्सपेंडिचर विच इज इन्फ्लुएंसिंग एनी एक्सपेंडिचर, अब फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, वो एडमिन नहीं आ सकता, उसका ताल्लुक किसके? सेलिंग के साथ है। तो जो दोनों जगह जा सकता है उसको फिर अगर आप कहीं भी चार्ज करते तो आ सकता है। तो कितना हो गया इसका बैड डेट्स एक्सपेंस? 2,200। देखें कुछ टाइटल्स, मैंने कहा ना कि इस सवाल का असल ऑब्जेक्टिव क्या है? कंटेंट समझना है। आप मुझे बताइए, इस किस्म के सवाल हमने बहुत कर लिए, ठीक है ना। अब जैसे एक नया कंटेंट और आ रहा है, वो क्या है? आइटम नंबर 7, आइटम नंबर 7 ऑफ द ट्रायल बैलेंस, प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी। बताइए व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी? मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नया है तो आपको एक दफा, हाँ अब देखना कितना। अब मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हम ये कंटेंट्स यहाँ पे नहीं समझेंगे तो हर अगले टॉपिक पे आपको गड़बड़ होगी। ऑल्दो ये आपके कोर्स में नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन इसको पढ़े बगैर अगर आप आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। यस, प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी इज नंबर 1 नॉन करंट लाइबिलिटीज है ये, नंबर 1। नंबर 2 है क्या? सुने, एक होती है तनख्वाह, ठीक है ना। तनख्वाह जो है वो आपके यहाँ पे आ जाता है, सैलरीज यहाँ और यहाँ, ठीक है ना। एक होता है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट सुना है नहीं सुना? जब भी कोई जॉब कर रहा होता है तो होता क्या है कि रिटायरमेंट बेनिफिट उसको इस साल मिल जाएगा या जब रिटायर होगा जब मिलेगा? रिटायर होगा जब मिलेगा, ठीक है ना। तो लेकिन कंपनी क्या करती है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स की एक्रूवल जो है वो आज से करना शुरू कर देती है। हर साल थोड़ा 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 वो रिटायरमेंट, जितना आपका आरडी हो गया उसकी एंट्री कर लेती है। तो क्या हो गई इसकी एंट्री? नॉर्मल ग्रेजुटी इज वन ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेजुटी इज वन ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। तो हम हर साल क्या एंट्री कर रहे होंगे? जस्ट लाइक सैलरीज, एक्सपेंस डेबिट, पेएबल, क्रेडिट या प्रोविजन अकाउंट इज क्रेडिटेड। आज हम पे नहीं कर रहे। इसी तरीके से पिछले सालों में भी तो आपने प्रोवाइड किया हुआ होगा, वो जमा होता रहेगा ना। जब वो बंदा जाएगा तो हम क्या एंट्री कर देंगे? पेएबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो हम हर साल क्या कर रहे होंगे? एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। हर साल का थोड़ा 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 थोड़ा। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो जब वो रिटायर होगा तो एक साथ होगा, तो एक साथ सारे एक्सपेंसेस बुक होंगे तो आपका प्रॉफिट मिसमैच हो जाएगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट बेनिफिट की हर साल क्या एंट्री होती है? एक्सपेंस डेबिट
एंड पेएबल क्रेडिट। अब एग्जामिनर लिख दे प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी, कोई और बताएगा एक आध दो नाम, उसको हटा दो। पेंशन बिल्कुल ठीक है। एक और बेनिफिट कौन सा हो गया? पेंशन। और कौन सा हो सकता है? हो गया पेंशन। प्रोविडेंट फंड का नाम सुना है कभी? फंड। ये सारे क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट। तो उसकी एंट्री एक ही होगी, एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है ना। तो पिछले साल का कितना पड़ा हुआ है? पिछले साल का मेरे पास नंबर 7 में पड़ा हुआ है 26,000। अच्छा, कौन सी लायबिलिटी है? इसको अगले साल पे करना है? नहीं, कब पे करेंगे? जब वो रिटायर होगा। तो इसका मतलब है कि ये कौन सी लायबिलिटी बनी? नॉन करंट। इसको पहली लाइन पे ना लिखे, इसको लिखे सेकंड लाइन पे, प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी। कितना है ट्रायल बैलेंस में? 26। और कितना ऐड किया? 5,500। तो टोटल हो गया आपके पास 31,500। कहां जाएगा एक्सपेंस? मैंने कहा था कि कुछ भी ना लिखा हो तो हम सारे एक्सपेंसेस को एडमिन में चार्ज कर देते हैं। तो कहां डालूं मैं इसको? एडमिन में। 5,000। तो एंट्री में कोई मसला नहीं है, लेकिन नया हेड है ना। अब आप देखें कोई कुछ कह रहा है कि ये यहां जाएगा रिजर्व में, कोई कुछ कह रहा है, तो आपको समझ में आ गया कि ये कौन सा हेड है? रिटायरमेंट बेनिफिट है। और इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ? यहाँ पे आया। कोई लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन आज की क्लास के बाद जब भी ग्रेजुएटी की बात हो रही होगी या रिटायरमेंट की बात होगी तो आपके लिए नया टाइटल नहीं था जी। इसके बाद ठीक है, इसका टोटल कर लें। इसका एडमिन का कितना? 50 या 60? 63,075। 075। और ये हो गया आपके पास 37,825। और प्रॉफिट आ गया आपके पास 63,075 प्लस 37,825 माइनस आइए में हम इसमें और क्या लेस करते थे? फाइनेंशियल चार्जेस। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे फाइनेंशियल चार्जेस दिया हुआ है 25 पे। फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस 7,500। अच्छा, हम यहाँ पे कभी कभी एक और हेड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, अदर चार्जेस। हमारे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो कोई कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ना कोई रिसर्च करता है, इसको चीज नहीं कोई क्रिएट करता है। हालांकि हमारे पास टैलेंट बहुत है। होता ही है, सुनिएगा जरा गौर से, क्योंकि इसका एक आईएएस भी है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था ना कि FAR 1 का जो कोर्स है वो सारा आईएएस बेस है। तो एक आपका आईएएस है बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां पे नहीं है FAR
2 में उसको थोड़ा सा आप डिस्कस करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या ट्रीटमेंट है। लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि कहीं कहीं हमारे स्टडी टेक्स्ट में इसका वर्ड यूज किया हुआ था, इसके लिए मैं यहाँ पे ये वर्ड रखा है मैंने। वो क्या है कि जब आप रिसर्च और डेवलपमेंट करते हो, ये मैं बता देता हूँ ताकि असल में कुछ चीजें जो है आपने शायद सर माजिद ने बताया होगा, और अगर नहीं बताया तो एसोसिएटेड चीजें जो है ना आपको नॉलेज में होना जरूरी है। देखिए ये जो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसके ऊपर बहुत सारे आईएएस, इस वाले पोर्शन के ऊपर बहुत सारे आईएएस है। आईएएस 16 है, आईएएस 17 है, आईएएस 40 है, आईएएस 41 है। तो ऐसे और भी आईएएस जो हैं वो इस पोर्शन के लिए है, दैट इज नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसमें से एक आईएएस कौन सा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। होता यह है कि आईएएस जो इसका है वो कहता है कि आपके पास दो एक्सपेंडिचर है, वन इज, और दूसरा जो है वो आजकल कोरोना का जो सिलसिला चल रहा था, तो उसमें इन्होंने, हालांकि जो अभी रिसर्च की है ना वो बहुत ही प्री मैच्योर रिसर्च है, जिसके बेसिस पे कोरोना के उन्होंने इंजेक्शन और ये जो भी था आपका वो सब बना दिया, लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है। उसके रिसर्च पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, और फिर इसके बाद डेवलपमेंट होगा। ये कि आपने पहले तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ली कि ये कोरोना आया कैसे और इसके ऊपर क्या होना चाहिए। तो पहले क्या होगा, सिर्फ एक लाउड थिंकिंग होगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, और फिर इसके बाद जो है आप एक प्रोडक्ट तैयार करने की वो। लेकिन प्रोडक्ट तैयार करने के लिए आप इसकी फिजिबिलिटी बनाओगे, क्या इसकी वाकई जरूरत है, नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। तो ये सारा जो पेपर वर्क अभी आपने काम शुरू नहीं किया, इसको हम कहते हैं रिसर्च। और ये रिसर्च कॉस्ट जो है वो कुछ छोटी मोटी नहीं होती, बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है वो रिसर्च की कॉस्ट होती है। तो आईएएस कहता है कि अगर आपने रिसर्च कॉस्ट की हुई है तो इसको तो आप लेके चले आइए एज एक्सपेंसेस। तो कौन सी कॉस्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में से, कौन सी कॉस्ट रिसर्च होगी, कौन सी कॉस्ट डेवलपमेंट होगी, तो उसका वो आईएएस के अंदर क्राइटेरिया बताया हुआ है। तो हम फिलहाल उस आईएएस की बात नहीं कर रहे। अगर वर्ड क्या लिखा हुआ हो, रिसर्च, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, एक्सपेंस आउटपुट। डेवलपमेंट हो तो इसको हम कैपिटलाइज कर लेंगे। अब ये वर्ड सुनिएगा, कैपिटलाइज, जब भी, और ये आप बहुत दफा बहुत सारे आईएएस में वर्ड सुनोगे, इसको कैपिटलाइज करते हैं। जब वर्ड लिखा हो इसको कैपिटलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोरिंग कॉस्ट का आईएएस करोगे, उसमें लिखा होगा कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज का मतलब एज एसेट्स ले लो, इसको चार्ज आउट कर दो, तो इसको उसी एक्सपेंस में डाल। कैपिटलाइज का मतलब उसको बैलेंस शीट में लेके चले, ठीक है ना। इसी तरीके से लीज के ऊपर, इस लीज को आप कैपिटलाइज कर दो, मींस इसको बैलेंस शीट में लेके जाओ। इसको आप चार्ज आउट कर दो, मींस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कैपिटलाइज बैलेंस शीट में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसको कैपिटलाइज कर दो, तो इसका मतलब इसको बैलेंस शीट में ऐड कर दो, अदरवाइज एक्सपेंस आउट कर दो। मुझे बताओ, ये जब आप एसेट्स खरीदोगे या एसेट्स का होगा तो लायबिलिटीज में कैसे आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो वो लायबिलिटी में आ सकता है, एसेट्स की बात होती है ना। तो हम क्या करें, उस खर्चे को या तो आप क्या लो एज एक्सपेंस, या फिर आप लो उसको एज एसेट्स। मैं सिर्फ आप बात कर रहा हूं कैपिटलाइज का मतलब क्या है, उसको आप बैलेंस शीट में लेके जाओ। कैपिटलाइज जब भी बात हो कैपिटलाइज, ठीक ना। अच्छा, जब कैपिटलाइज हो गया तो क्या ऐसे ही पड़ा रहेगा, नहीं, फिर क्या होगा, क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। अब सुनिएगा गौर से, देखिए ये मैं आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि अब आपको जर्नी जो है वो पूरी कवर करनी, ठीक है ना। हमारा स्टूडेंट अगर है तो उसको थोड़ी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे तो आपके पास ये फर्म में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, उसके वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है।
अब हमारे पास एक एसेट्स है टेंजिबल एसेट्स, ये आपने आइए में शायद थोड़ा सा टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है? जो सामने नजर आ रहा होता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, मशीनरी, प्लेन एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स को जब डेप्रिशिएट करते हो तो इसके लिए वर्ड यूज होता है डेप्रिसिएशन। फिर इसके बाद आता है इनटेंजिबल एसेट्स। बिल्कुल ठीक है, ग्रेट। उसको जब हम डेप्रिशिएट करते हैं तो इसका वर्ड क्या यूज करते हैं? एमोटाइजेशन। जैसे आजकल एग्जाम्पल है, आप लोगों के दिमाग में तो एक ही वर्ड लिखा हुआ होगा, क्या? गुडविल, पेटेंट्स, बस उल्टा लगा हुआ है। लेकिन नया बताए ना, ट्रेडमार्क, वो सारे, वो 3 वर्ड याद है। इसके अलावा जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या नजर आता है क्या? नहीं, वो तो कोडेड है ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो इंटेंजिबल, है या नहीं है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने लिया, आपने एक्वायर कर लिया 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो क्या चीज है वो? इंटेंजिबल एसेट्स। उसको क्या करोगे? एमोटाइज करोगे। ठीक है ना? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल। वो पुराना जो है वो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, वो सही है, लेकिन अब जो आपको कभी देगा वो क्या देगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, इंटेंजिबल है। इसी तरीके से एक और होता है नेचुरल रिसोर्सेस। कभी सुना है? नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? किसी का जो है ऑयल का काम हो, किसी का काम जो है वो कोल का है, किसी का जो है मार्बल का है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपके पास रिसोर्सेज आप बाय करोगे तो वो रिसोर्सेज तो आपके एसेट्स में आ गए। कोल माइन, ठीक है ना, ऑयल वेल्स, क्या होगा? वो भी तो डेप्रिशिएट होगा। उसके लिए टर्म बिल्कुल ठीक है, डेप्रिशिएट। अभी क्या, अगर आपने नहीं सुना तो कम से कम एक दफा सुन ले, और आपके जहन में ये रहना चाहिए। एक्सेप्शन है तो अब इसके ऊपर आपने को पीएचडी थोड़ी करना है, लेकिन एक दफा तो आपके जहन में हो कि इसको, अब एग्जामिनर ने कहा कि इसके पास ये है, उसको डेप्लीट करना, डेप्लीशन का जो रेट ये होगा, स्टेट टाइम तरीके से यूज कर। आप बोलेंगे पता नहीं डेप्लीशन होता क्या है? तो डेप्लीशन क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज को जब डेप्रिशिएट करोगे तो उसके लिए टर्म एंट्री वही होगी। क्या एंट्री होगी? डेप्रिशिएशन एक्सपेंस डेबिट, तो वहां पे आ जाएगा डेप्रिशिएशन एक्सपेंस डेबिट, और अलाउंस या एसेट्स अकाउंट इज क्रिएटेड। फिर एक और चीज, अब ये एसेट्स नहीं है, ये डेफर्ड कॉस्ट है। ये एसेट्स है। एसेट्स का मतलब ये है कि बिक भी सकता है, इसकी फेयर वैल्यू भी है, लेकिन ये क्या है? डेफर्ड कॉस्ट। डेफर्ड कॉस्ट क्या है? आपने एक और चीज पढ़ी थी आईए के अंदर, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपके उसी साल में खर्च हो गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा हो। अब वो एसेट्स भी हो सकता है और एसेट्स नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। अब ये जो डेवलपमेंट कॉस्ट हमने लगाई है, डेवलपमेंट का मतलब क्या था? कि वो एक्सपेंडिचर, वो तो कहता है कैपिटलाइज कर दो, लेकिन है क्या ये? जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक नई गाड़ी बनाई, ठीक है ना, जो चलेगी आपकी बिजली से, ठीक है। तो वो जो गाड़ी जो बनेगी वो ओवरनाइट नहीं बन जाएगी, पहले तो उसकी रिसर्च होगी, फिर इसके बाद उसकी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आपने कहा हाँ यार ये सारी चीजें फिजिबल है, अब हम इसको ट्राई करते हैं। इसी तरीके से जब ये मेडिसिन जो आपकी कोविड की तैयार हुई, तो ये ओवरनाइट नहीं हुई, इसके ऊपर बड़ा डेवलपमेंट, इसमें कई लोगों से इसका टेस्टिंग की गई, बहुत सारे जानवरों के ऊपर उसकी टेस्टिंग की गई। तो ये सारा जो खर्चा हुआ, और डॉक्टर्स और ये आउटपुट, फिर चेंज, फिर ये वो चीज, तो उसके ऊपर भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा हुआ होगा। वो जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, उसका बेनिफिट क्या एक साल में मिलेगा अगर मेडिसिन तैयार हो गई? नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं और इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एमोटाइज करते हैं। यस। तो जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिले तो हम उसको उसी साल में एक्सपेंस आउट। भाई एक फर्नीचर खरीदा ना, क्या वो फर्नीचर का बेनिफिट एक साल में मिल जाएगा? नहीं। इसलिए हम उसको कहाँ ले जाते हैं? बैलेंस शीट में। और फिर जितने साल इसकी लाइफ होती है उतने साल में हम इसको डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? डेफर्ड कॉस्ट।
मीन्स ये कॉस्ट इसको हम क्या कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, इज डेवलपमेंट कॉस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं डेवलपमेंट, और जो आपके पास हैंड आउट दिया हुआ है जहां पे ये डेवलपमेंट कॉस्ट लिखा हुआ है ना, तो उसके आगे ब्रैकेट में लिख दें डेफर्ड कॉस्ट, तो आपको याद रहेगा कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड कॉस्ट। और डेफर्ड कॉस्ट क्या होगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, एमोटाइज। तो आप देखें यहां पे एक आध दो लाइनें छोड़ दें, फिर देखें यहां पे नंबर 14 पे डेवलपमेंट कॉस्ट दी हुई है, कितनी है, 36,000। तो कोई भी इश्यू नहीं करना। अब डेवलपमेंट कॉस्ट जब भी आपके सामने आई, प्रोविजन में ग्रेजुएटी आई, तो आपको कम से कम एक अंदाजा हो ये टाइटल है क्या। तो डेवलपमेंट कॉस्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या कहता है, हाँ क्या करना है, इसको एमोटाइज करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो इसको डिवाइड बाय 3 कर दें तो 12,000 आ गया। क्या करें, यहां से 12,000 माइनस कर दें, 24,000 आ गया। और इसको मैं अदर चार्जेस में लेके जा रहा हूं, आप इसको अदर चार्जेस में नहीं लेके जाना चाह रहे तो कहां लेके जा सकता हूं, एडमिन में चलिए, ठीक है ना, या तो अदर चार्जेस में ले लूं या फिर यहां पे ले लूं। तो उससे मैंने आपको एज एन एग्जांपल जो है कि अदर चार्जेस में भी ये आ सकता था। तो मेरे पास कितना हो गया, 13,400 माइनस 7,500 माइनस 12,000, नेगेटिव में आ गया 6,100। अब अगर आप देखें तो आपके पास आइटम नंबर 29 एंड 30 वो क्या है, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, कितना है 15,500। फिर क्या है, अदर इनकम, अदर इनकम कितना है 8,000। $6,100 माइनस 23,500, 17,400, ये प्लस में आ गया। अब मैं जो है इसको ब्लू पेन से इसलिए कर रहा हूं तो ये थोड़ा सा पोर्शन नया है जिसको आईए में हमने नहीं किया था। एंट्री बिल्कुल नॉर्मल है, वो है इनकम टैक्स। आईए के किसी सवाल में हमने इनकम टैक्स नहीं किया। यस, इनकम टैक्स क्या चीज है, नॉर्मल एक्सपेंस। इसको शो कहां करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आईएएस 12 कहता है कि इसको शो कहां करना है, ये प्रॉफिट निकालने के बाद। अगर आपने किसी एक्सपेंस में डाल दिया तो बहुत सीरियस किस्म का ब्लंडर हो जाएगा। तो इनकम टैक्स हमेशा से कब कैलकुलेट होगा, फाइनल, एंड देन इसको शो कहां करना है, इसके बाद। एंट्री बिल्कुल नॉर्मल है, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, ठीक है। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 5, इनकम टैक्स इज टू बी प्रोवाइडेड। देखो एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या कह रहा है, इनकम टैक्स इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 35%। 35% ऑफ व्हाट, ऑफ प्रॉफिट। 35% ऑफ व्हाट, क्योंकि इनकम टैक्स इसके ऊपर लगता है, प्रॉफिट के ऊपर लगता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अच्छा बेसिकली ये लगता है टैक्सेबल इनकम के ऊपर। अब मैं अकाउंटिंग के अंदर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने जाऊंगा तो फिर तो ये सवाल कहां से चले जाएगा। तो फिलहाल मैं किससे काम चला लूं, इस वाले से। तो आपको सिर्फ लॉजिक समझ में आनी चाहिए कि ये इसका बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्या है, इनकम, ठीक है ना। तो हाउ मच इज योर इनकम,
तो 35% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 17,400, इसका 35% कितना आ रहा है 6090। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है सब पढ़ो। और मिनिमम 1% मिनिमम टर्नओवर टैक्स, ये मिनिमम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, और 1% ऑफ टर्नओवर मतलब क्या है सेल्स, टर्नओवर का मतलब क्या है सेल्स। जो पिछले क्लास में मुझसे आप आर्ग्यू कर रहे थे कि सर वो कमीशन क्यों माइनस करना है, तो मैंने कहा कमीशन ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन सेल्स टैक्स तो इसमें से माइनस होगा कि वो हमारा पैसा नहीं है। तो अब आपकी लॉजिक क्या कहती है, कौन सी सेल्स के ऊपर, जो ग्रॉस सेल्स थी उसमें से सेल्स टैक्स माइनस करने के बाद। तो हाउ मच इज द नेट सेल्स, तो नहीं ये वाली नहीं, नहीं नहीं ये नहीं, आपके पास जो सेल्स की फिगर थी वो थी 495,000, इसमें से सिर्फ एक चीज माइनस करेंगे सेल्स टैक्स 52,200, कितना आया 442,800। तो किस सेल्स के ऊपर चार्ज होगा, इस वाले के ऊपर नहीं होगा, कौन से सेल्स के ऊपर होगा, जो माइनस सिर्फ सेल्स टैक्स, तो कितना आ गया 442,800, इसके ऊपर 1% 4,428। जब अगर 1% है तो दो अंगूठे लगेंगे ना, तो 2 जीरो का आप राउंड ऑफ कर देंगे, कितना हो गया 4,428। करें इंटरप्रेट, कौन सा अमाउंट, एंट्री किसकी बनेगी 6090 या, हाँ। अब आप मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, आप सिर्फ गवर्नमेंट को देख लें कि गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अच्छा जो कम है वो दे दो, ऐसा बोलेगी नहीं। वो क्या कह रहा है पता है, अब उसकी जब आप लॉ पढ़ोगे ना खास करके टैक्स, तो आपको एक अल्फाज की इतनी इंपॉर्टेंस है कि मैं आपको बता नहीं सकता। टैक्स सबसे ज्यादा जो है आपका डिमांडिंग होता है एक एक अल्फाज के लिए। क्या लिखा हुआ है, वरना लिख देता 1% ऑफ टर्नओवर, नहीं उससे क्या लिखा हुआ है मिनिमम इतना देना ही है, इतना तो देना ही है, लेकिन अगर इससे ज्यादा देना पड़ेगा, उसने ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर इंटरप्रेट करना है तो आप ब्रैकेट में लिख दें विच एवर इज हायर, इसी जहां पे एडजस्टमेंट लिखी हुई है ना, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बन रही है विच एवर इज हायर। तो 1% कब लगेगा, अब देखिए मैं आपको इंटरप्रेट करके बताता हूं। अगर ये अमाउंट होती 3,000 रुपए, ये अमाउंट होती 3,000 रुपए, तो लॉ क्या कहता है मिनिमम 1% तो देना ही है, तो फिर कौन सा अमाउंट होता ये वाला, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ विच एवर इज हायर, अगर ये ज्यादा है तो ये, और अगर ये ज्यादा है तो ये, तो कम की गुंजाइश नहीं है। और अगर लॉस किया तो फिर भी होगा, भाई देखो ना, अगर लॉस होगा तो ये तो जीरो होगा, तो कहता है इतना तो देना ही है, चाहे लॉस करो या प्रॉफिट करो इतना तो देना ही है, ये लॉ है। वो अलग बात है अभी यहाँ, ठीक है ना। तो हम किसी बात कर रहे हैं इनकम टैक्स। अच्छा आपके पास 99% तो केसेस में अगर जब भी होगा ना तो अमाउंट दे देगा, लेकिन मैं फिर भी इसकी रिहर्सल कराता रहा हूं, फिर जब ये सवाल आता रहा है ना तो एग्जामिनर ने परसेंटेज भी देना शुरू कर दी। तो सिर्फ याद क्या रखना है, इनकम टैक्स किसके ऊपर लगेगा टैक्सेबल इनकम के ऊपर, कितने परसेंट 35%, या जब चेंज अगर हो जाएगा तो उसी हिसाब से, और मिनिमम टर्नओवर टैक्स। अब ये 1%, फिर कभी लॉ आता है फिर कहता है कि 1.5%, कभी लॉ आता है कभी 2% भी रहता है। तो सिर्फ समझाने के लिए परसेंटेजेस यहाँ पर रखिए। एंट्री क्या होगी नॉर्मल एक्सपेंस की, क्या एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। तो टैक्सेशन तो अच्छा आप सुन लें, इसकी हेडिंग यहाँ पे लिखना जरूरी है, इसको हर कंपनी में लिखा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्सेशन कितना 6090, ये जो प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
11,310। ओके, जब मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट खत्म हो जाएगा तो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं ट्रायल बैलेंस में आऊंगा, जो जो आइटम लेफ्ट ओवर है उसको अकाउंट फॉर कर दूंगा। सॉरी, एक मिनट में आपकी बात, इसका डबल इंपैक्ट हमने नहीं लिया। क्या हुआ, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। तो इसको 1, 2, 3 और चौथी लाइन पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ₹6090। यस, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर तो कुछ भी नहीं लगता। कौन सा टैक्स लगता है ग्रॉस प्रॉफिट? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन आप एक दफा दोबारा देखेगा ना, हो रही है। तो और दूसरा ये है कि जो भी इनकम टैक्स जो लगेगा उसकी एंट्री ही होनी है, बस ये मैं आपको बता रहा हूँ। और सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन बता दी कि इसके अगर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन होता तो ये होता। हमने इसको क्या समझना है, एंट्री क्या होगी, उसको शो कैसे करना है। नाउ ट्रायल बैलेंस पे आ जाइए। पहला आइटम कौन सा था? अब जो नया, जो पिछली क्लास में नहीं था उसके लिए भी एक रिकैप हो रहा है। पहला आइटम कौन सा है? इश्यू सब्सक्राइब पेड कैपिटल। अब मैं यहां पे बताता जा रहा हूं, ये आ गया। शेयर प्रीमियम, ये आ गया। जनरल रिजर्व, ये सरप्लस के बाद 25,000। देन इसके बाद सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन, अच्छा सॉरी, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, इसको मैं मिटाया इसके लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे अगले टॉपिक का बेस है। और वो क्या है? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग या अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, ये हमारा नोट नंबर 4। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, आईए में हम करते थे ना पिछले साल का प्रॉफिट, तो ओपनिंग बैलेंस, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है, या अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 60,000। क्या करें इसमें? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो इसमें ऐड हो जाएगा 11,310। अच्छा, अगर ये सोल्ड ट्रेडर होता तो इसमें से क्या माइनस होता? ड्राइंग्स। बिल्कुल ठीक है, ड्राइंग्स अपना ओनर जो है वो पैसे निकालेगा ना। तो लिमिटेड कंपनी में को पैसे कैसे मिलते हैं? डिविडेंड के थ्रू। तो यहाँ पे ड्राइंग की जगह पे क्या होगा? डिविडेंड। तो आखिरी ट्रायल बैलेंस के दो आइटम्स देखें, ठीक है ना। अभी क्या है, इंटरिम और फाइनल, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। इसकी मैं तफसील से जो है, जैसे आपको कैपिटल का मैंने चार्ट बना के दिखाया था, इसका भी। तो देयरफॉर डिविडेंड्स, यहाँ पे ड्राइंग की जगह पे क्या आ गया? डिविडेंड। जो जो डिविडेंड ट्रायल बैलेंस में दिए हैं वो सब इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो नंबर, इसको याद रखिएगा, मैं अगली क्लास में इसको रेफर कराऊंगा। फाइनल डिविडेंड 2014 माइनस कर दें। अब आप कहेंगे सर ये तो पिछले साल का है, क्या करें? तो ये अपने जहन में पेंडिंग रखें, मैं आपको डिटेल में उसकी रीजन के साथ समझाऊंगा कि ये क्यों यहां से माइनस कर रहे हैं, और फिर आपको बहुत ज्यादा बात समझ में आएगी। इंटरिम डिविडेंड, सिर्फ आपके बैक ऑफ माइंड पे ये चीजें डालने के लिए, इसको वरना मैं लिख देता सिर्फ डिविडेंड, आप माइनस कर देते। तो कितना है? 20,000। कितना हो गया? 21,310। ये फिगर जो है हमारे पास फाइनली आ जाएगी
नोट नंबर 4 से 21,310। वापस आ जाइए अपने ट्रायल बैलेंस पे। क्या था नंबर 4 पे? अनएप्रूव्ड प्रॉफिट। समझ में आ गया अनएप्रूव्ड प्रॉफिट की मूवमेंट? दोबारा एक दफा मेरे साथ बता दें, अनएप्रूव्ड प्रॉफिट की मूवमेंट क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऐड इस साल का प्रॉफिट लेस डिविडेंड्स, फाइनल फिगर आई वो यहां पे आ गई। सही है? आइए ट्रायल बैलेंस वापस आ जाइए। सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन कर लिया हमने, थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी आ गया हमारा। लॉन्ग टर्म लोन हम आईएमए कर चुके हैं, और अगर करंट मैच्योरिटी होगी तो इसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है ना? तो एडजस्टमेंट नंबर 8 पढ़े और देखेंगे क्या करंट मैच्योरिटी है। ये तो याद है ना करंट मैच्योरिटी क्या होता है? एनी अमाउंट विच इज पेएबल इन दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज अ करंट मैच्योरिटी। तो देयरफॉर हाउ मच इज द लॉन्ग टर्म लोन ट्रायल बैलेंस में? 30,000। लॉन्ग टर्म लोन 30,000। बताइए हाउ मच इज द करंट मैच्योरिटी? 10,000। वो कहता है कि 6 महीने की हम अगले साल 2 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो कितनी इंस्टॉलमेंट? 2 इंस्टॉलमेंट 5,000 की, तो कितनी हो गई? 10,000। 10,000 क्या करें, इसमें से माइनस कर दें तो ये 20,000 आ गया। और इस 10,000 को कहां शो करें? करंट लायबिलिटीज में नंबर 2 पे करंट मैच्योरिटी। $10,000। प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी, करंट मैच्योरिटी आई में तो हमने किया था। हमने हमारे पास लोन कितना पड़ा हुआ है? 30,000। एडजस्टमेंट पड़े, क्या कहता है वो? ये बाकी की बकबक छोड़ दे, वो क्या अगले साल कितना पे करना है? क्या एनुअल या हाफ ईयरली? हाफ ईयरली। तो कितनी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी हाफ ईयरली की? 2। तो कितना हो गया? 10,000। तो इसका मतलब है कि जो अमाउंट अगले साल पे होनी है तो वो लॉन्ग टर्म में तो नहीं आ सकता। तो हम क्या करें, यहां देखो क्या करें, यहां से माइनस करके और यहां पे, तो यहां पे टाइटल क्या दें इसका? तो इसका टाइटल क्या है? करंट मैच्योरिटी। तो व्हाट इज करंट मैच्योरिटी? करंट मैच्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन विच इज पेएबल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज योर करंट मैच्योरिटी। जी नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी याद रह गया। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। सुनिएगा जरा गौर से, इसको हमेशा से नंबर 1 पे लिखिएगा। क्रेडिटर्स एंड एक्रूड एक्सपेंसेस को लिमिटेड कंपनी के अंदर नंबर 1 पे लिखिएगा। क्रेडिटर्स एंड एक्रूड एक्सपेंसेस ₹36,000। बैंक ओडी लाइन पे ले लें। बैंक ओडी कितना है? 15,000। फिर क्या दिया हुआ है नंबर 10 पे? डिविडेंड पेएबल। सुन ले मेरी बात, डिविडेंड पेएबल हमेशा से सबसे आखिरी में आएगा करंट लायबिलिटीज में। तो डिविडेंड पेएबल कितना है? 12,000। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट हो गया, अलाउंस हो गया। बताइए नेक्स्ट हेड नंबर 13 क्या है ये? वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, नेचर क्या है, इसको कहां शो करें और क्या नेचर है इसकी? नहीं, इसकी नेचर क्या है? एसिड्स तो है, लेकिन क्या कर रहा है, कौन सा एसिड्स है? वो वो फिक्स एसिड्स, वो फिक्स एसिड्स जो अभी तैयार नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एक होता है रॉ मटेरियल, वो प्रोसेस में है, उसको कैपिटल वर्क इन प्रोसेस नहीं कहते, उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस अगर सिर्फ हो तो वो कौन सा आइटम है? स्टॉक है जो अभी तैयार नहीं हुआ है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो कौन, जो अभी तैयार नहीं हुआ। तो कहां शो करें?
अगर आपको हेड पता हो तो आप गलती नहीं करोगे ना। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या चीज है? वो फिक्स एसेट्स जो अभी तैयार नहीं हुआ, इसीलिए हमने इसको प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में ऐड भी, अगर ऐड कर देंगे तो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। भाई तैयार नहीं हुआ तो डेप्रिशिएशन कैसे चार्ज करें? नहीं। तो इसको कहां शो करेंगे? इमीडिएटली आफ्टर दिस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेस, एक ही बात है। 60,000। तो आपको बात समझ में है कि सवाल की इंपॉर्टेंस क्या थी? कंटेंट्स जो है थोड़े थोड़े यहाँ पे ऐड ऑन किए हुए हैं। तो डेवलपमेंट कॉस्ट हो गया, डेटर्स हो गया, एडवांस इनकम टैक्स यहां पे आ जाएगा, प्रीपेड टाइप का, एडवांस एडवांस इनकम टैक्स 16,000, एडवांसेस डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स, एडवांसेस डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स ₹17,500, कैश एंड बैंक ₹48,000, 58,400। अच्छा, बाकी सारी आइटम्स देखें तो मेरे ख्याल से नीचे की सारी आइटम्स हो गई हैं और सारी एडजस्टमेंट्स भी कवर हो गई हैं। क्या करें? मुंशी वाला काम। अच्छा, अब पता है ना आजकल मुंशी पे जो है एफआईआर कट जाती है। नहीं, वो जो मरा था आपका फवाद चौधरी, उसको कह दिया मुंशी, तो वो गया ना। तो मेरे पास एक पुराना स्टूडेंट मुझे मैसेज किया, बोलता है ऑन अ लाइटर नोट, तो सर आप भी हमें मुंशी कहते हैं, तो आप देख लें कि फिर हाँ एफआईआर ना कट जाए कहीं। ले लिया ना बैंक ओटी? जस्ट टोटल करें। एक मिनट, ले गया ना बैलेंस शीट में, तो ले गया कि हमने क्या किया पिछले साल के प्रॉफिट में इसको ऐड कर दिया। तो मैंने क्या किया कि बजाय इसके कि ये वर्किंग में यहाँ इसके फेस पे दिखाता, इसका नोट बनाया फिर लेके आ गया यहाँ पे, तो इसमें ऐड तो हो गया। जी बताइए, ये कितना है टोटल आप कह रहे हैं? कितना? 541,900, और यही टोटल है दोनों का 541,900। तो आप बहरहाल इन सब का टोटल जो है वो अलग अलग दिखा दें तो अच्छा है। इसका टोटल इसका टोटल करंट एसेट्स का और इसका टोटल, बहरहाल ओवरऑल जो है 541,900। अब सिर्फ छोटा सा काम आपको क्या करना है, लेकिन कीजिएगा जरूर, कि घर पे बैठ के जो ट्रायल बैलेंस की जो आइटम है अटेम्प्ट दोबारा नहीं करना। मैं नहीं कह रहा कि आप दोबारा अटेम्प्ट करें। सिर्फ क्या करें, ट्रायल बैलेंस पढ़ें और इसका जो जो टाइटल है उसको अपने इसके साथ चेक कर ले एडजस्टमेंट के साथ। तो एक सिर्फ ये आपका एक खुद से जो है ओवरव्यू मिल जाएगा
और इसमें अगर कोई भी चीज आपको बॉदर कर रही हो तो उसको नोट करें और अगली क्लास में मुझसे आप उसकी एक्सप्लेनेशन ले लें। जो अगले सवाल में आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा वो आ जाएगा, अगर फिर भी नहीं आएगा तो आप मुझसे क्लियर कर लें। तो असल ऑब्जेक्टिव हमारे ये सवाल एग्जाम में तो आना नहीं है, तो कंटेंट्स भी ना समझ में आए तो फिर फायदा क्या हमारी एफर्ट्स करने का। तो उसको एक दफा रिव्यू करें, रेज योर क्वेरीज, ठीक है ना, फील फ्री टू रेज योर क्वेरीज, जो रेलेवेंट होगी तो हम उसको क्लास में दोबारा डिस्कस, ये चीजें भी आगे जाके और डिस्कस होनी है। सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन डिटेल में जाएगा, डिविडेंड्स डिटेल में जाएगा, कैपिटल एक दफा हम और खोलेंगे इसको। तो ये तीन चीजें जो है ये डिटेल में जानी है, अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू मिला हुआ है।